बच्चों हम आज चालू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम यहाँ ह्यूमंस पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपने प्लांट्स पढ़ा था। सो प्लांट्स में आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा था कि भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और जायगोट बनता है और फिर वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, सो वैसे एक मतलब ये नई लाइफ होती है। ठीक है, सीड बनता है। तो ये सब अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही हालत है जो प्लांट्स में, वो एनिमल्स या ह्यूमंस में भी वही है। हम ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे पढ़ोगे, तो देखो ह्यूमंस में भी ऐसा ही होना है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी। ठीक है, सो अब ये सब कैसे होगा। अब वहां देखो, वहां तो पॉलिनेशन था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स में भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 स्टेप्स हैं। पहला है पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन तो यहाँ तो हमारे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तो नहीं उड़ेंगे। ठीक है, कि भाई मेल के शरीर से गैमेट उड़ा और फीमेल के शरीर से गैमेट उड़ा और बीच में कहीं रजनीकांत मूवी टाइप कहीं बीच में मिल जाएंगे और बस फ्यूज हो जाएंगे और बच्चा निकल आएगा, ऐसे नहीं। इसमें मतलब मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने के लिए उनको सेक्सुअल कांटेक्ट में आना पड़ता है, इंटीमेट होना पड़ता है। ठीक है, सो इंटीमेसी के कारण या सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। सो मेल और फीमेल गैमेट्स होते कहाँ हैं, सो वो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, सो मेल का है टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल का है ओवरी। ठीक है, सो ये मतलब जब ये ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है, सो एक्चुअली ये ऑर्गन्स मिलते हैं तो फीमेल में से फीमेल गैमेट, मेल में से मेल गैमेट, वो फ्यूज होता है और फिर जायगोट बनता है। ठीक है, पर ये प्रोसेस इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, सो भाई जो फीमेल में से एग निकलता है, मेल में से स्पर्म्स निकलते हैं, स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, एक एक्सेल मोटाइल नहीं होता, वो अपनी जगह पे होता है। स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, जो स्पर्म सबसे पहले जाता है एग के पास वही फ्यूज होता है, उसी से जायगोट बनता है। और अगर सपोज कि कोई स्पर्म नहीं आया एग के पास तो क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, सो पहले तो ये मतलब आपने देखा कि ये पूरा जो रिप्रोडक्शन है सारा किसका खेल है, सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का खेल है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से ही ये सब होना है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कब तैयार होते हैं, इसके लिए कब तैयार होते हैं, आप रिप्रोड्यूस कब कर सकते हो, व्हाट इज द एज फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेबी मतलब जो ये जो रिप्रोडक्शन की एज है, सही एज कौन सी है, कभी भी थोड़ी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक एज होती है। ठीक है, सो ये रिप्रोडक्शन की एज है क्या। ठीक है, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स कब डेवलप कब होते हैं, क्या बचपन से ही डेवलप्ड होते हैं, पैदा होते पैदाइशी डेवलप होने, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल में फीमेल नहीं। ठीक है, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके 8th स्टैंडर्ड में एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में जाना पड़ेगा, जो कि आपके स्टैंडर्ड 10th में भी ये टॉपिक है। आपका 2 पेजेस में तो एकदम लंबा चौड़ा यही समझाया गया है कि क्या चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, क्या है। तो मैं शॉर्ट में आपको एडोलेसेंस और प्यूबर्टी बता देती हूँ। मेन हमारा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन हमारा कॉन्सेप्ट है। मुझे आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाने, फीमेल समझाने, फिर बताना है भाई मेल और फीमेल गैमेट कैसे मिलते हैं, क्या होता है फीमेल की बॉडी में होता है, ये सब मेरे को आपको बताना है। ठीक है, पर क्योंकि टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई एडोलेसेंस और प्यूबर्टी का भी मेंशन है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ देखो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन, सब रिप्रोडक्शन होना है, किससे होना है, ये सब मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होना है। अब मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कब डेवलप हुए, क्या टाइमिंग है, ये सब हम अभी देखेंगे एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में। सो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, सो जो एडोलेसेंस वर्ड है, एडोलेसेंस वर्ड लैटिन वर्ड एडोलिसेर से आया। एडोलिसेर का मतलब ग्रो अप। ठीक है, जब हम एडोलेसेंस बोलते हैं, इसका मतलब एज ऑफ ग्रोइंग अप, जब हम ग्रो अप होते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस। अच्छा, द टाइम पीरियड इन विच सेवरल चेंजेस अकर्स इन अ किड्स बॉडी दैट टर्न्स हिम हर इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वो टाइम है, एडोलेसेंस वो टाइम है जब एक बच्चे के शरीर में चेंजेस आते हैं,
जो उसको एक एडल्ट बनाते हैं, एडल्ट मतलब एक बड़ा, ठीक है, कहते हैं ना एडल्ट्स, हमारे पेरेंट्स कौन है, एडल्ट्स हैं, ठीक है। सो हमें एक बच्चे से बड़ा बनाते हैं, सो वो टाइम पीरियड को एडोलेसेंस कहा गया है, ठीक है। द टाइम पीरियड इन सेवरल चेंजेस अकर्स इन अ किड्स बॉडी, जब शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक बच्चे के, जो उसको एक एडल्ट बना के जाते हैं, दैट इज एडोलेसेंस। This time period is remarkably marked by physical changes, mental changes, emotional changes, psychological changes in the person. अब ये एडोलेसेंस सुनने में जितना आसान है उतना होता नहीं है। इस एज में, एडोलेसेंस की एज में, जब बच्चा एक बड़ा बन रहा होता है, ठीक है, जब बच्चा एक बड़ा बन रहा होता है तो उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो उसके शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोचने का नजरिया बदलता है, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिजिकली अलग हो जाता है, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से, मतलब जैसे कंप्लीट चेंज आ जाता है एक बच्चे में जब वो बड़ एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है। प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी क्या है, देखो एडोलेसेंस क्या था, टाइम पीरियड जिसमें बच्चे के शरीर में बड़े होने के लिए बदलाव आते हैं, बच्चे के शरीर में बड़े होने के लिए बदलाव आते हैं, उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। अब वो बदलाव ही प्रिसाइसली प्यूबर्टी होते हैं, जो बदलाव आते हैं वो प्यूबर्टी कहलाते हैं, ठीक है। सो प्यूबर्टी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बॉडीली चेंजेस टू बी प्रिसाइज। प्यूबर्टी का मतलब, अगर मैं प्रिसाइज बात करूं, अगर बहुत ही स्ट्रेट बात करूं, तो वो चेंजेस जो शरीर में आए एडोलेसेंस के दौरान, जब एक बच्चा बड़ा बना उसके दौरान जो चेंजेस आए उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। सो द एज रेंजिंग फ्रॉम 13 to 19 years इज द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, इज कॉल्ड टीनेज, ठीक है। सो एडोलेसेंस की एज, मैंने कहा वो एज जब एक बच्चा बड़ा बनता है। तो कब एक बच्चा बड़ा बनता है, तो एडोलेसेंस की एज 13 एज से 19 एज कही जाती है, और उसे टीनेज भी कहा जाता है, ठीक है। एडोलेसेंट एज, टीन एज, 13 टीन आता है, 13 से 19 साल तक हमारा बॉडी बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे चेंजेस हमारा बॉडी फील कर रहा होता है, ठीक है। फिलहाल आपका ये टाइम है, ये आपका एडोलेसेंस का टाइम है, यू आर टीनेजर्स, ठीक है। अच्छा, एडोलेसेंस इज द जर्नी फ्रॉम टीनेज टू एडल्टहुड, ठीक है। सो एडोलेसेंस बेसिकली एक आपकी जर्नी है, ठीक है। ये भी आपकी लाइफ में एक फेस है जहां पे आप टीनेज से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है आपके अंदर, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी डेवलप होते हैं और आप ग्रो भी कर रहे होते हो। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी चेंजेस एन इंडिविजुअल इनटू मैनी वेज। देखो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी एक इंसान में बहुत तरह के बदलाव लाती है। एडोलेसेंस वो टाइम, 13 से 19 साल का वो टाइम जो आपको एडल्ट बनाता है। प्यूबर्टी वो चेंजेस जो आपके अंदर आते हैं एडोलेसेंस के दौरान। तो ये टाइम आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लाता है। सो कौन से बदलाव लाता है, तो फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कौन से चेंजेस प्यूबर्टी के दौरान आते हैं। अच्छा, अभी आपने अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, क्योंकि आप टीनेज में हो, आप एडोलेसेंट हो, ठीक है। सो टीनेज में हो, एडोलेसेंट हो, तो आपने अपने कई दोस्तों को बोलते सुना होगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कोई समझता ही नहीं है, ठीक है। सो ये सारे चेंजेस हैं, ये इसी टाइम पे एडोलेसेंट में ये चेंजेस, हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सारे चेंजेस आते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है, आपको ऐसे लग रहा होता है मतलब कोई समझ ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं। वो थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है आपका। अब आप ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको लगता है अब मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स अगर सपोर्ट दिखा रहे होते हैं, आपको गुस्सा आता है, या आप हर चीज सोचते हो मैं कर लूंगा, ठीक है। और आप में डिसीजन टेकिंग पावर भी आप सोचते हो मेरा होना चाहिए, ठीक है। आप कपड़े, हर चीज आप खुद के हिसाब से, और पेरेंट्स थोड़ी छूट भी देते हैं, ठीक है। 13 से 19 जब आप दिखाते हो मैच्योरिटी, तो पेरेंट्स भी आपको वो दे देते हैं, ठीक है। पर तो भी आप कभी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे चेंजेस, ऐसी ऐसी सोच आपके अंदर आती है आपके फ्यूचर को लेके, ये सब। तो ये सब आपके हार्मोनल चेंजेस है आपके अंदर। मतलब ये जो बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर, जो ये आपका टीनेज है, जो ये प्यूबर्टी है, ठीक है। ये एडोलेसेंस के दौरान जो ये प्यूबर्टी है, ये जो चेंजेस है, ये बदलाव है आपके अंदर, ठीक है। कि मुझे कोई समझता नहीं है,
कभी इमोशनल हो जाते हो, कभी कुछ, ठीक है, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये सब आपका एडोलेसेंट का पार्ट है, ठीक है। ये आपकी एज ही ऐसी है। बड़ों को आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, बड़ों को कभी बोलते नहीं मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, कि मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, ये बड़े नहीं बोलते हैं, आप लोग मतलब आपकी एज के बच्चे बोल रहे होते हैं, ठीक है, कि मम्मी पापा तो मुझे समझते ही नहीं है, ऐसा। सो ये सारे बदलाव आपके अंदर आते हैं। ये एक आप इस टाइम पे कच्ची मिट्टी की तरह होते हो, क्ले की तरह होते हो। तो इस टाइम ये जो बदलाव है, जब अगर आप इन बदलाव को एक पॉजिटिव वे में लो तो आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये नहीं समझ पाओ ये सब क्या हो रहा है, आप एक कंफ्यूज्ड पर्सन बन के भी रह सकते हो। तो अगर आप इसको ये एक फ्रूटफुल बदलाव चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक सक्सेसफुल, देखो, एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनना चाह रहे हैं तो आप में मोरल्स गुड होने चाहिए। मोरल्स गुड मतलब एक जो आप में अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। दूसरे आपको एक अच्छा एल्डरली गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा एल्डर जो आपको सही गाइडेंस दे, ठीक है। और तीसरा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल अल्टीमेटली मेक यू इनटू अ सक्सेसफुल पर्सन। पर ये मतलब क्योंकि एक कच्ची मिट्टी का टाइम है, ये एक वेट क्ले हो आप इस टाइम 13 से 19 आप एक वेट क्ले हो। और अगर आप सपोज स्लिप हो गए, ठीक है, आप में गुड मॉरल्स नहीं है, आप बुरी संगत में पड़ गए या गलत चीजें करने लग गए, गलत साइड्स पे जाने लग गए, ठीक है, या आप मतलब अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, कोई बड़ा अच्छा नहीं है आपके साथ, कोई ऐसे की संगत में आ गए जो अपने गलत वैल्यूज डाल रहा है, तो आपका फ्यूचर फिर फेलियर है, ठीक है। सो यही एज है जो आपका सक्सेस और फेलियर भी डिसाइड करता है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड होने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है कि गुड मोरल वैल्यूज होंगे और आपका कॉन्फिडेंस होगा और आप में बस फिर यही चीजें हैं जो आपको एक फ्यूचर में सक्सेसफुल पर्सन बनाएंगी। प्यूबर्टी के दौरान इन फिजिकल चेंजेस से आपको तालमेल बिठाना है, ठीक है, घबराना नहीं है। ये चेंजेस आप में हैं, मतलब ये जो फीलिंग्स हैं आपके अकेले में नहीं है, आप जैसे लाखों करोड़ों बच्चे जो ये एडोलेसेंस एज से गुजर रहे हैं, जो ये प्यूबर्टी का टाइम है, वो सब बच्चे आपकी तरह झेल रहे हैं। अच्छा, पता कैसे लगेगा कि ये प्यूबर्टी क्या, तो देखो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंजेस आते हैं आपके अंदर, ठीक है, कौन से बॉडी। तो सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट बढ़ती है। अब पहले तो देखो जब एडोलेसेंस की एज नहीं आ रही होती है तो लड़कियां बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती हैं, पर एक एडोलेसेंस की एज पर चालू हो जाती है, फिर लड़कियों की हाइट धीरे धीरे हो जाती है और एडोलेसेंस की एज आने के बाद लड़के बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। सो हाइट बढ़ती है, भले मतलब मैं आपको बता रही हूँ, पर इंक्रीज इन हाइट दोनों में, मेल फीमेल में हाइट बढ़ती है प्यूबर्टी के दौरान। ये फिजिकल चेंज है पहला। दूसरा मतलब हाइट बढ़ रही है मतलब एडोलेसेंस में हो। दूसरा फिर चेंज इन शेप, ठीक है, शेप भी बदलती है, हाइट बदली तो विड्थ भी तो बदलेगी ना। सो लड़कियां वेस्ट से नीचे वाला भाग, ठीक है, उनका कमर से नीचे वाला भाग ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, और लड़कों क्या ऊपर वाला भाग, ठीक है, शोल्डर्स स्ट्राउट हो जाते हैं एकदम, ठीक है, मसल्स, ठीक है। सो लड़कियों का नीचे वाला भाग विड्थ से बढ़ता है और लड़कों का यहाँ पे शोल्डर्स बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है तीसरा है ग्रोथ इन मसल्स, ठीक है। सो बॉयज में मसल्स अच्छे ग्रो होते हैं जबकि लड़कियों में इतने नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है चेंज इन वॉइस, ठीक है, वॉइस भी बदलता है, हमने पढ़ा भी है लैरिंग्स, भाई वॉइस बॉक्स पढ़ा भी है हमने कि भाई वॉइस में डेवलप होता है। सो मतलब लड़कों की आवाज डीप हो जाती है बहुत और लड़कियों की हाई पिच आवाज हो जाती है, ठीक है। मेल में कैसी आवाज हो जाती है, चेंज इन वॉइस डीपर इन मेल एंड लेस डीपर इन फीमेल, ठीक है। और इसके बाद मतलब आप इवन वॉइस में आप देखो किसी कजिन से बहुत सालों बाद मिल रहे हो, ठीक है, पहले आप मिले थे 10-11 साल का था तब मिले थे, अब 15-16 साल में मिल रहे हो तो उसकी आवाज एकदम मर्दाना ऐसे अलग सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका ये प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस हैं, ठीक है, एडोलेसेंस चल रहा है तो वो चेंजेस होंगे। इवन आप लड़की, आपकी कोई फीमेल कजिन है उससे मिलोगे, उसकी आवाज में भी थोड़ा बदलाव देखने मिलेगा, ठीक है। सो ये नेचुरल है, नॉर्मल है वॉइस चेंज प्यूबर्टी के दौरान। अच्छा, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स और एक्ने, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स और एक्ने दोनों में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में 13 से 19 मतलब एक ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे ऑयल रिलीज होता है, वो एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ स्किन के लिए होता है, पर कभी कभी वो ज्यादा हो जाता है तो पोर्स बना लेता है, ठीक है। सो पिंपल्स और एक्ने का रूप लेता है। सो ये भी नॉर्मल चीज है।
एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के दौरान पिंपल्स और एक्ने होना, दोनों बॉयज और गर्ल्स में होना, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट गोनाड्स, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं इस टाइम में, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। गोनाड्स मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब 19 तक पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। और उसके बाद फिर मतलब तैयार होते हैं वो लोग रिप्रोड्यूस करने के लिए। और इसीलिए, ठीक है, मतलब इसीलिए मैरिज की एज, ठीक है, 18 और 21 के बाद रखी गई। इवन अभी सरकार और आगे करने का सोच रही है, क्योंकि बॉडी, ये देखो मतलब जो ये मैरिज की एज भी डिस्कस जो सरकार ने रखी हुई है, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल रखी है, ठीक है, पर अभी और भी इसको आगे करने वाले हैं। सो ये क्योंकि रिप्रोडक्शन साइंस के हिसाब से आपकी बॉडी 19 तक तो आपके ऑर्गन्स ही रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। देखो 19 तक तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। सो पहले आपकी बॉडी तैयार हो तभी तो आप रिप्रोड्यूस करोगे, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन की एक एज होती है, वो एज पूरी हो जाती है, उसके बाद ही रिप्रोड्यूस करना है। अच्छा कब तक रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कब तक एक मतलब कब तक बच्चा पैदा कर सकता है एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। सो मेल की कैपेसिटी, मेल का जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म्स रिलीज होते हैं। मतलब बेसिकली स्पर्म्स को, मेल के स्पर्म्स को फीमेल के एग सेल से जाके मिलना होता है, ठीक है। कैसे मिलते हैं, इंटीमेट होके। इंटीमेट तो इसको कॉप्युलेशन भी बोलते हैं, इंटीमेट होना मतलब जब मेल की टेस्टिस और फीमेल का वेजाइना, ठीक है, वो पार्ट जब नजदीक आता है, वो जब इंटरकोर्स करते हैं उसे हम कहते हैं कॉप्युलेशन, COPULATION, कॉप्युलेशन, इंटीमेट होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली मेल में से फिर उस टाइम पेनिस में से, मेल की पेनिस में से फिर वो मेल गैमेट निकलता है, स्पर्म्स निकलते हैं बेसिकली, और फीमेल के ओवरी में होता है एग सेल, ठीक है। सो वो स्पर्म्स जाते हैं उस एग सेल के पास और उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट बनता है, ठीक है। इस तरह से रिप्रोड्यूस होता है। पर कब तक ऐसा कर सकता है कोई, ठीक है, मतलब मेल के स्पर्म्स कब तक होंगे, फीमेल के एग सेल्स कब तक होंगे। तो देखो क्या एंटायर लाइफ मेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, बच्चे भाई पैदा कर सकता है मेल। क्या एंटायर लाइफ फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। सो आंसर है दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। मेल के लिए क्या, कैन मेल रिप्रोड्यूस एंटायर लाइफ, सो आंसर इज यस, ठीक है। स्पर्म्स मेल के मतलब थ्रू आउट लाइफ वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते ही रहते हैं, ठीक है। मतलब इस एज से जब चालू होते हैं, ठीक है, इस एज से, ये बदलाव वाली एज से मेल के जो स्पर्म्स बनना चालू होते हैं, वो स्पर्म्स मेल के उसके मतलब अंत तक वो स्पर्म्स काउंट भले घटता जाता है, ठीक है। वो स्पर्म काउंट चाहे घटता जाए पर वो स्पर्म्स तो जो उसका मेल ऑर्गन है जो वो तो डेवलप मतलब स्पर्म्स तो प्रोड्यूस होते ही रहेंगे। सो मेल कैन रिप्रोड्यूस देयर एंटायर लाइफ, ठीक है। और फीमेल, सो फीमेल का देखो, फीमेल में क्या है, फीमेल में 12 से 14 साल तक, 12 से 14 साल की एज के बीच जो होता है मेनार्च चालू हो जाता है। मेनार्च मतलब पीरियड्स बोलते हो, ठीक है, आपकी बहनें होंगी, मम्मियां होंगी, यू नो इट वेल, ठीक है। सो 12 से 14 साल की उम्र में, ठीक है, जो मेल है फीमेल है उसमें मेनार्च चालू होता है, ठीक है। सो ये मेनार्च का पीरियड कब तक रहता है फीमेल के अंदर, 45 to 50 ईयर्स तक, ठीक है। 45 to 50 ईयर्स में वो ओवर हो जाता है। उसके बाद फिर वो ये मतलब मेनोपोज कहते हैं उसे, ठीक है। मतलब हर महीने जो फीमेल है, हर महीने फीमेल एक एक्सेल मतलब एक एक्सेल प्रोड्यूस होता है फीमेल बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक्सेल प्रोड्यूस होता है। और अगर एक्सेल को स्पर्म मिल गया तो जायगोट बनता है, स्पर्म नहीं बना तो वो ब्लीड होके बाहर आता है, उसे मेनार्च कहते हैं, ठीक है।
और मतलब ये एक सेल की एक सीमा होती है, ठीक है। एक उम्र के बाद मतलब 45 साल 50 साल उसे मेनोपॉज कहते हैं, फिर एग सेल डेवलप नहीं होता, मेनार्ड्स बंद हो जाता है, ब्लीड होना बंद हो जाता है 45 से 50 साल की उम्र के बीच। सो फीमेल कब से कब तक रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो 12 से 14 साल मेनार्ड्स चालू होता है, 45 से 50 खत्म होता है, ठीक है। पर हम देख रहे हैं ये ऑर्गन्स 19 तक डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। सो 19 के बाद ही मतलब इवन 21 के बाद कह सकते हो, अब 19 के बाद एक रिप्रोड्यूस करने की एज आप बोल सकते हो, ठीक है, होती है। सो मेनार्ड्स और तो आप देख सकते हो कि फीमेल थ्रू आउट देयर लाइफ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, वो एक उनकी एक मतलब 45-50, ठीक है, वो उसके बाद दे कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, इसलिए सैफ अली खान 50 साल में भी पापा बन रहा है, क्यों, क्योंकि मेल है, उसका तो एंड है ही नहीं, ठीक है, वो 50 नहीं 70 में 80 में भी बन पाएगा। बट करीना कपूर कांट बी मदर एट द एज ऑफ 50, ठीक है, उसका 45-50 में मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट आपको थोड़ा सा एडवांस मतलब एक करंट हिसाब से मैं समझा रही हूँ। सो ये अब ये रिप्रोडक्शन का हो गया सारा, भाई ये है क्या, ठीक है, रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन अच्छा क्यों करना है, अच्छा करना क्यों है, तो देखो जैसे हर चीज जरूरी होती है, देखो रिप्रोड्यूस क्यों करना है, ठीक है, काफी लोग कहते हैं भाई हमें तो इन सब में पढ़ना ही नहीं है, रिप्रोडक्शन क्यों करना है, ठीक है, क्यों आबादी बढ़ानी है, कॉपुलेशन से पॉपुलेशन क्यों बढ़ानी है। सो देखो आपको पता है एक्सक्रीशन जरूरी है, ठीक है, न्यूट्रिशन जरूरी है, डाइजेशन जरूरी है आपके शरीर के लिए, आप पढ़ के आए हो ना, लाइफ प्रोसेस, ये बहुत सारी चीजें, ये 3-4 चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, इनमें से एक भी चीज नहीं हो आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। पर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, रिप्रोडक्शन नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी विल है, आपकी मर्जी है, ठीक है। काफी लोग हैं ब्रह्मचार्य ले लेते हैं, ठीक है, जो तो वो उनकी विल है, ठीक है। सो रिप्रोड्यूस करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है, पर अभी उससे धरती का नुकसान होगा, ठीक है। अगर हर कोई ऐसा सोच ले हमें रिप्रोड्यूस ही नहीं करना है, ठीक है, हमें आबादी नहीं बढ़ानी, नहीं करना है, कोई सब सोच रहे हैं नहीं करना है रिप्रोड्यूस, सो कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो नए लिविंग बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं होंगे, ठीक है, अर्थ रुक जाएगी। सो इट इज मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे देखो डायनासोर्स का अंत आ गया, अब डायनासोर प्रजाति है ही नहीं, ठीक है, शायद उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, बंद हो गया हो कुछ भी, ठीक है, ऐसे प्रजातियां खत्म होती जा रही, काफी जानवर सुनते हो एक्सटिंक्ट, तो इंसान भी तो वही, मतलब इंसान मैन इज अ सोशल एनिमल, अगर हम सब भी सोच लें भाई रिप्रोड्यूस करना ही नहीं है भाई, तो अंत आ जाएगा पृथ्वी का। सो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है फॉर द भाई ये जो पृथ्वी का संचालन है वो चलता रहे, ठीक है। बट एक एज है 19 तक तो सिर्फ आपके जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसके बाद मतलब ये फिर रिप्रोड्यूस के लिए बॉडी तैयार होती है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कि भाई मेल में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो तैयार होते हैं। इतना पता है कि मेल में से मेल गैमेट निकलेगा, फीमेल में से मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से मेल गैमेट निकलेगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से फीमेल गैमेट निकलेगा, ठीक है, उतना पता है, ठीक है। फिर वो फ्यूज होंगे, जायगोट बनेगा, कहाँ फ्यूज होंगे, जायगोट कहाँ बनेगा, वो जो फिर वो बम्प डेवलप होता है लेडीज में, ठीक है, बेबी बम्प कहते हैं, वो बम्प क्यों डेवलप होता है, क्यों मदर की बॉडी में ही प्लेस होता है, ठीक है। सो अभी हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, ठीक है, पहले मेल के पढ़ेंगे, फिर फीमेल के पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मेल का क्या फीमेल का क्या मिलता है, और फिर जायगोट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसको पोषण कौन देता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी है। दिस वॉज जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग आई डिस्कस्ड। आपको शायद मेरी राइटिंग ना समझ आई हो, यहाँ मैंने लिखा तो है, यहाँ थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं तो देखना काफी मतलब आपको राइटिंग का इशू ना हो इसलिए, ठीक है। बाकी मैंने सारा रीड तो करती जाती हूँ, मैं आप पढ़ाते टाइम तो सब रीड करती हूँ, जस्ट वी आर जूमिंग इन कि आपको पता लगे।
बच्चों अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, हम एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या निकलना है? स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स क्या है? वही जर्म सेल्स हैं, वही गैमेट्स हैं, ठीक है। आप गैमेट्स बोलो, जर्म सेल्स बोलो, तो बेसिकली स्पर्म्स निकलने हैं ह्यूमन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से स्पर्म्स को निकलना है और उन्हें जाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाना है। तो अभी फिलहाल हम मेल पढ़ लेते हैं। मेल में स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, क्या पोजीशन है। सो ये सब पढ़ने के लिए पहले हमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये है आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट बुक में से ही ड्रॉ किया है और आपको भी टेक्स्ट बुक में से ही ड्रॉ करना है, चाहो तो इसमें से भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का ये। अच्छा, सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छा, इसमें देखो ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, ये जो लाइनिंग है, ठीक है। सो एब्डोमेन क्या होता है? एब्डोमेन हमारा बेली पार्ट बोला जाता है। सो उसकी लाइनिंग, सो दैट इज कॉल्ड कैविटी, ठीक है। इसके नीचे कैविटी होती है जहाँ स्टमक एकदम एंड होता है, बेली एंड होता है, उसकी लाइनिंग, उसकी कैविटी, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सो एब्डोमिनल कैविटी है और ये सारे देखो यहाँ एक बार आप देख लो, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब तो आपको एक एक चीज का फंक्शन सब कुछ समझ आ जाएगा, पर पहले आप सारे देख लो कि पार्ट्स कौन कौन से हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सो ये है टेस्टिस, ठीक है। सो यही टेस्टिस में ही स्पर्म्स बनने वाले हैं, ठीक है। पूरा हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें स्पर्म्स को मिलाना है एग सेल से, मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल से मतलब वो देखना है हमें कैसे मिलते हैं। सो मेल जर्म सेल क्या है? स्पर्म्स, स्पर्म्स को मिलने जाना है एग सेल से, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये है एग सेल, यहाँ प्रोड्यूस होने वाले हैं, इसके अंदर एग सेल्स, सॉरी एग सेल नहीं, स्पर्म्स, इसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो यहाँ यही प्रोड्यूस होने वाले हैं। और ये है स्क्रोटम, ये टेस्टिस के ऊपर है, स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम में बंद है। और ये स्क्रोटम कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ देखो, ये स्क्रोटम, ठीक है। अच्छा, फिर ये स्पर्म्स कहाँ से जाएंगे? ये यहाँ से जाएंगे वास डिफरेंशिया से, ये वास डिफरेंशिया है, ये पाइप लाइक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वास डिफरेंशिया। अच्छा, स्पर्म्स एक दिन में मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मेल बॉडी में स्पर्म्स मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, शुक्राणु कहते हैं। सो एक दिन में एक मतलब प्यूबर्टी से चालू हो जाता है स्पर्म प्रोडक्शन और उनके मरते दम तक रहता है। कम हो सकता है काउंट, पर मिलियंस में होता है, ठीक है। अगर किसी का कम है स्पर्म काउंट तो उनको मतलब जो रिप्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब जो बेबी ऑब्वियसली तो रिप्रोडक्शन में उन मेल्स को प्रॉब्लम आती है जिनका स्पर्म काउंट कम होता है। सो ये स्पर्म काउंट कब से चालू होता है? प्यूबर्टी के टाइम से ही चालू हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ स्पर्म्स बनते हैं और डेली बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ स्पर्म्स, मिलियन ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। सो ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स हैं और यही सब कुछ स्पर्म्स से ही होना है, ठीक है, ठीक है, स्पर्म्स से ही होना है। देखो बोला भी जाता है कि मेल के पास मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं पर वुमन के पास एक ही एग सेल होता है, ठीक है। सो वो सारे स्पर्म्स वो वुमन के एग सेल के पास जाते हैं, फिर जो फ्यूज होता है उसी से ही जाइगोट बनता है, ठीक है। सो स्पर्म सेल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म है, स्क्रोटम के अंदर ये एब्डोमिनल कैविटी है। ये स्पर्म यहाँ से निकलेगा, कहाँ से जाएगा? ये वास डिफरेंशिया से, वास डिफरेंशिया है, यहाँ से जाएगा, ये वास डिफरेंशिया से जा रहा है, ठीक है। रास्ते में इसको सिमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिल रहे हैं, सिमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिल रहे हैं स्पर्म को। ये दोनों एक्चुअली ये सीक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। सीक्रेशंस का मतलब भाई स्पर्म को जाना और आसान करते हैं, उसका पाथ और लिक्विड वाला करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड और सिमाइनल वेसिकल। स्पर्म्स कहाँ से जा रहे हैं?
वास्ट डिफरेंशिया से जा रहे हैं। वास्ट डिफरेंशिया एक ट्यूबुलर पाइप जैसा है, प्रोड्यूस होके स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होके वास्ट डिफरेंशिया से जा रहे हैं, और वो स्मूथली और आगे की तरफ जा पाए उसके लिए उनको गीलापन किसने दिया? सीमाइनल वेसिकल्स ने और प्रोस्टेट ग्लैंड्स ने दिया। ठीक है, अब स्पर्म्स आगे जाके यूरेथ्रा से मिल गए, अब आगे जाके अब ब्लैडर से यूरेटर आ रही होती है, सॉरी यूरेथ्रा नहीं, ब्लैडर होती है। ये देखो, ये ब्लैडर है। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर वो जगह है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। सो आपको पता है यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है, वो कहाँ से आता है? यूरेटर से आता है। सो यहाँ यूरेटर की भी पाइप यहाँ से आ रही होती है। सो ये देखो, ये यूरेटर की भी पाइप है, ये यूरेटर की पाइप है, यहाँ देखो ऐसे आ रही है, और यहाँ से वास्ट डिफरेंशिया आ रही है। सो वास्ट डिफरेंशिया जो कि टेस्टिस लेके आ रही है, और यूरेटर जिसमें कि यूरिन निकलता है। दोनों कहाँ से निकलेंगे? स्पर्म और यूरिन दोनों का सेम रिलीजिंग पॉइंट है, दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा से ही यूरिन होता है, और यूरेथ्रा से ही स्पर्म भी रिलीज होता है। ठीक है, सिंगल दोनों का एग्जिट पॉइंट है। और ये यूरेथ्रा किसके अंदर होता है? यूरेथ्रा पेनिस के अंदर देखो प्रोटेक्टेड है। यूरेथ्रा किसके अंदर है? पेनिस एक एक्सटर्नल विजिबल ऑर्गन है एक मेल का। ठीक है, वैसे दैट इज अ प्राइवेट ऑर्गन, मेल दे कैन सी इट बाय देमसेल्व्स, बट एक एक्सटर्नली विजिबल ऑर्गन है। ठीक है, सो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है, तो ये इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई टेस्टिस का फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है। ठीक है, सो अब हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको डायग्राम बता दिया, एक लेबलिंग बता दी। डायग्राम इम्पोर्टेंट है इसका बनाना, आप बनाना और उसको लेबल भी करना। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो the male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells. ठीक है, so जो male reproductive system है, ठीक है, male reproductive system में दो portions होते हैं। male reproductive system में दो portions होते हैं। ठीक है, तो देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक वो पोर्शन होता है जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, और दूसरा पोर्शन है जिसको जर्म सेल्स डिलीवर करने होते हैं फर्टिलाइजेशन की साइट पे। अच्छा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है, वहाँ वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वहाँ होती है, वहाँ फर्टिलाइज होता है, एग वहाँ होता है, वहीं जाके फर्टिलाइज होना होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पास ऐसा समझ लो दो पोर्शन होते हैं। एक कौन सा? जहां जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जर्म सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में, यहाँ जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे या स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। और दूसरा एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स, और बाकी पोर्शन है जो ये जर्म सेल की डिलीवरी करेंगे। कौन कौन डिलीवरी करने में मदद करता है? सो यहाँ देखो वास्ट डिफरेंशिया है, यूरेटर है, ठीक है, यूरेथ्रा निकालेगा, फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, सीमाइनल वेसिकल आएगा। सो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आप सिर्फ रिप्रोडक्शन को समझ के पढ़ रहे हो तो दो पार्ट्स हैं, एक जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और दूसरा जो इन स्पर्म्स की डिलीवरी करेगा। एक जो मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करेगा और दूसरा इन मेल जर्म सेल्स की डिलीवरी करेगा। कहाँ? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। मेल जर्म सेल्स क्या है? स्पर्म्स हैं। ठीक है, बेसिकली स्पर्म्स को जाना है अभी कहाँ? वेजाइना के पास जाना है। वेजाइना कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, सो फिलहाल हम मेल ही पढ़ रहे हैं। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूस जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस। ये बात मैंने पहले ही बोल दी कि टेस्टिस के अंदर ही जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, अब टेस्टिस के दो फंक्शंस हैं, एग्जाम्स में आते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? सो पहला फंक्शन क्या है?
द फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स और स्पर्म सेल्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर ही जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया टेस्टिस का। दूसरा फंक्शन क्या है टेस्टिस का? सो दूसरा फंक्शन है टेस्टिस सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। Testosterone regulates formation of sperms and brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. So अगर एग्जाम में आ जाता है what are the function of testis, तो आपको 2 लाइनें लिखनी है। क्या? कि testis forms sperms, ठीक है? ये टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म्स फॉर्म होते हैं जिनको जर्म सेल्स भी, मेल जर्म सेल्स भी कहा जाता है। और टेस्टिस का दूसरा फंक्शन क्या है? टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मेल्स में प्रोड्यूस होता है और ये क्या करता है? सो टेस्टोस्टेरॉन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जो स्पर्म मिलियन स्पर्म्स बनते हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो रेगुलेट करता है और एंड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जो बॉयज में चेंजेस भी आते हैं उनके जो पूरे शरीर में या पूरे सारे शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। सो टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस 2 काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और दूसरा सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है? सो टेस्टोस्टेरॉन रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अच्छा, अब टेस्टिस की लोकेशन कहाँ है? एग्जाम में ऐसे भी आता है वेयर इज टेस्टिस लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? सो ये इसका आंसर ये रहा, दीज टेस्टिस, ठीक है। या व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड इन स्क्रोटम, ऐसे भी आता है। गिव रीजन की तरह भी आता है, ऐसे भी आता है वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड। या तो टेस्टिस की लोकेशन बताओ और दूसरा कि टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों लोकेटेड होते हैं, टेस्टिस क्यों स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं, क्यों, ठीक है। सो ये एक तो गिव रीजन की तरह भी आता है और दूसरा कैसे आता है? दूसरा लोकेशन की तरह से भी आ सकते हैं कि लोकेशन बोलो। सो दोनों तरह से हम अभी पढ़ते हैं। Testes are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than normal body temperature. जो टेस्टिस हैं स्क्रोटम के अंदर क्यों हैं? टेस्टिस स्क्रोटम के भी अंदर क्यों हैं? क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म बनने हैं टेस्टिस के अंदर, और वो जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म को ज्यादा गर्माहट चाहिए बनने में। सो स्पर्म को इतनी गर्मी चाहिए तो वो उतना अंदर होगा, तो इसीलिए अब ज्यादा गर्मी मिलेगी ना। सो इसलिए स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस। और टेस्टिस किस में है? स्क्रोटम। और स्क्रोटम कहाँ लोकेटेड है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। सो एब्डोमिनल कैविटी बेसिकली क्या है? जहाँ एब्डोमेन एंड होता है, ठीक है, हमारा जो बेली पार्ट एंड होता है, स्टमक पार्ट एंड होता है, उसकी एकदम लाइनिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। So these are located outside the abdominal cavity. Testes are located outside the abdominal cavity in scrotum. कहाँ टेस्टिस है? स्क्रोटम के अंदर। रीजन क्या है क्यों वो स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस? क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होना है? टेस्टिस में होना है। Requires a lower temperature than normal body temperature. स्पर्म फॉर्मेशन को कम टेम्परेचर चाहिए देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसलिए उसको इतना अंदर प्रोटेक्टेड होता है वो स्क्रोटम में। अच्छा, फंक्शंस हमने पहले ही पढ़ लिए टेस्टिस के। वही हार्मोन सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का काम है प्यूबर्टी के टाइम बॉडी में चेंजेस लाना मेल की, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन आपको मेल्स में ही ये हार्मोन मिलेगा और ये प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस लाता है शरीर में। The sperms formed are delivered through the vas differentia which unites with a tube coming from urinary bladder. अब sperms यहाँ बने टेस्टिस में, यहाँ sperms बनेंगे, कहाँ डिलीवरी होगी इनकी? इससे इनकी डिलीवरी होगी vas differentia से। ये vas differentia है, देखो यहाँ से sperms यहाँ निकले, यहाँ इस पाइप में गए, ये पाइप vas differentia है, ठीक है। यहाँ vas differentia में ये इस तरह से गए, ठीक है। और ये कहाँ जाके, किससे जाके यूनाइट होंगे? अब यहाँ देखो, यहाँ से आ रही है यूरेटर, ये देखो यहाँ यूरेटर से यहाँ यूनाइट हो गए, ठीक है। सो द स्पर्म्स कमिंग फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंशिया से डिलीवर होते हैं, जो
जाके यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आती है, ठीक है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही होती है, यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही होती है, और यहाँ से ये वास डिफरेंशिया ट्यूब उससे जाके यहाँ मिलती है, ठीक है। So sperms found are delivered through vas differentia which unites with the urethra coming from urinary bladder. The urethra forms a common passage for both the sperms and urine. अब ये जो यूरेथ्रा है, ठीक है, so ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है दोनों का, ठीक है, ये यूरेथ्रा दोनों का कॉमन पैसेज है, स्पर्म्स का भी और यूरिन का भी। यहीं से ही स्पर्म्स भी निकलेंगे और यूरिन भी निकलेगा। पेनिस के अंदर है यूरेथ्रा, ठीक है, ये पेनिस है और पेनिस इज अ visible male organ. The urethra forms a common passage for both sperms and urines along the path of vas differentia. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फंक्शंस में आता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन, ये एक फंक्शन की तरह आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। ये ऐसे आता है, फंक्शंस की तरह आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, फंक्शंस की तरह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वास डिफरेंशिया, इनका क्या, ओ सेमाइनल वेसिकल, सॉरी। सो इन दोनों का फंक्शन क्या है। सो अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंशिया, यहाँ जब ये वास डिफरेंशिया का जो रास्ता है वहां पे ग्लैंड्स मिलती हैं बीच में। कौन कौन सी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल मिलते हैं। सो यहाँ देखो ये वास डिफरेंशिया का रास्ता कौन कौन मिला, ये सेमाइनल वेसिकल मिला और ये प्रोस्टेट ग्लैंड मिली, ठीक है। सो ये क्या करती हैं दोनों, इनका फंक्शन क्या है, दे सीक्रेट, मतलब ये क्या सीक्रेट करते हैं, दे एड देयर सीक्रेशन सो दैट स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड, दे सीक्रेट फ्लूइड, ठीक है, वो एक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं दोनों, दे सीक्रेट फ्लूइड, सीक्रेशंस करती है विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये मतलब ये जो फ्लूइड रिलीज करती है, ठीक है, ये फ्लूइड रिलीज करती है और ये भी फ्लूइड रिलीज करता है। सो जो स्पर्म आ रहा होता है तो उसके मूवमेंट को और स्मूथ बनाते हैं, भाई लिक्विड से ज्यादा अच्छे से नीचे जाएगा ना वो, तो उसका मूवमेंट उस फ्लूइड की वजह से स्मूथ बनता है और साथ ही साथ वो स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। सो दो काम करते हैं। सो अगर कोई पूछे कि भाई जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल्स का क्या काम है, सो दे सीक्रेट सीक्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड गिव न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। दो काम करते हैं, ये दो फंक्शन है, ठीक है। Sperms are now in a fluid which make their transport easier and this provides along the path of vas difference glands like prostate and the semen add their secretion so that sperms are now in a fluid which makes their transport easier and these fluids also provide nutrition. The sperms are tiny bodies. अब sperms हैं क्या, ठीक है। अभी ये जो काम करने वाले हैं वो तो बेसिकली sperms ही करने वाले हैं, ठीक है, स्पर्म्स ही जाने वाले हैं एक्सेल के पास। तो स्पर्म्स कैसे होते हैं, सो स्पर्म्स कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। सो ये हेड होता है और ये इनकी टेल होती है। सो ये हेड में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। सो ये मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये मतलब जब बेबी फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल पापा से आता है। सो ये पापा का जेनेटिक मटेरियल है जो बेबी लेगा, ठीक है। और ये टेल क्यों है, टेल उसके मूवमेंट के लिए, देखो घूम रहा है इतना, यहाँ से घुमा यहाँ से घुमा, तो घूम क्यों रहा है, पुछड़ी है पीछे टेल है तो वो घूम रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि मेल ज्यादा चंचल होते हैं, ठीक है। टॉपिक ही ऐसा है, क्या करें। तो देखो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है और ये टेल है, ठीक है। तो यहाँ देखो लास्ट में फाइनली स्पर्म्स क्या हैं, सो स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, छोटे छोटे टाइनी बॉडीज होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। फाइनली इसको कहाँ जाना है, फीमेल जर्म सेल के पास जाना है। फीमेल जर्म सेल मतलब उसको फीमेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें फीमेल जर्म सेल मतलब
जो एक्स सेल है उसको उसके पास जाना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आज हमने 3 अच्छी चीजें या इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस की। तो फर्स्ट वन वॉज एडोलेसेंस, द सेकेंड वन वॉज प्यूबर्टी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस चैप्टर दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जस्ट ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली, अच्छे से बनाना। यहाँ जितना अच्छा बनाया है आई एम एक्सपेक्टिंग आप उससे 10 टाइम्स ज्यादा बेटर बनाएंगे, ठीक है। सो ड्रॉ इट प्रॉपरली। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे ही आपको दे देंगे, बोल सकते लेबल करो, या आपको बोलेंगे कि ड्रॉ करो और वो पार्ट्स लेबल करो भाई जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, तो आपको टेस्टिस लेबल करना है। फिर आपको बोलेंगे लेबल करो कि जो स्पर्म्स को मोबिलिटी देता है, तो कौन मोबिलिटी देता है, न्यूट्रिशन मोबिलिटी कौन देता है स्पर्म्स को। सो आप बना दोगे प्रोस्टेट ग्लैंड और सीमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। वो पार्ट बनाओ कि जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देता है, तो स्क्रोटम बना दोगे, ठीक है। पार्ट बनाओ, नहीं बनानी तो पूरी फिगर होती है, फिर आपको बस वो लेबल करने होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन। सो होल कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। इसमें फिगर है, इसके बाद मैंने आपको बताया फंक्शंस की तरह, लोकेशंस की तरह आ जाता है, ठीक है। फंक्शंस हैं, ये इसका लोकेशन की तरह, ये रीजन की तरह आ सकता है, ये फंक्शन की तरह आ सकता है। सो बेसिकली द होल टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो विद दिस आज के लिए ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग हियर ओनली। ड्रॉ इट प्रॉपरली, राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। हो सके तो याद भी कर लेना, अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर आपके एग्जाम्स के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग इट हियर। चलें, थैंक यू।